हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ईवीएस की 1000 क्वेश्चन की अभी श्रृंखला स्टार्ट की है। बस इसे हम 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, बस 3 वीडियो। और आपको बताते चलते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर के सर्च बार में वनडे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वन डे एग्ज़ाम टारगेट बाय मुनमुन ऐसे डालेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, राइट। और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। लास्ट में अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका सी से होता है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस है। और आपको बताते चलते हैं, ये भूख, प्यास, प्यार और घृणा आदि का केंद्र भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। और अच्छा, यहीं पर आप ये जानते चलिए, सेरिबेलम, जो सेरिबेलम का कार्य है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और साथ ही साथ में यहीं पर इसी से मिलता जुलता नाम है सेरिब्रम। ये बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। और पूछा जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका कार्य उपापचय, रक्तदाब और हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना होता है। तो ये सारी क्रियाएं पूछी जाती हैं अलग अलग। ये जो मस्तिष्क के पार्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, हवा क्या है? हवा, कई बार ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। हवा जो है, विकल्प डी, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी देखिए, ये यौगिक हो जाते हैं और ये सभी तत्व हैं। तो तत्व और यौगिक का मिश्रण है ये हवा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि है 78%, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, जब रक्त में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। विकल्प आपका ए सही होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति जो होती है बढ़ जाती है। और रक्त में ऑक्सीजन, आपको बताते चलते हैं, रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। रक्त के मेनली 2 भाग होते हैं। एक तो होता है रक्त प्लाज्मा, जो कि 55% भाग बनाता है, और होता है रक्त कणिकाएं, जिसमें वाइट ब्लड कार्पसेल्स और रेड ब्लड कार्पसेल्स ये सभी होती है, तो 45% होती हैं। और रक्त कणिकाओं की ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें होती है मेनली 3 प्रकार की होती है। एक होती है WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, दूसरी होती है RBCs, रेड ब्लड कार्पसेल्स, और तीसरी होती है ब्लड प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाती हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है मांस और टमाटर से। मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अब साथ ही साथ में चलिए आपको बताते चलते हैं, देखिए, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन से मेनली आप कह सकते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। धूसर क्रांति या फिर भूरी जिसे कह सकते हैं, उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। और सदाबहार क्रांति ये कृषि से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा है? दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, ऑक्सीटोसिन है। विकल्प आपका सी सही होता है, ऑक्सीटोसिन है। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला जो पदार्थ है ऑक्सीटोसिन है। और आपको साथ साथ में बताते चलते प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन
ये इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफियन पुटिकाएँ होती हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। और एफ एस एच जो होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पर आपका बी से होता है, झारखंड है। कर्मा पर्व झारखंड में मनाया जाता है। और ये कर्मा बिहार में भी प्रचलित है, ये भी जानते रहे, कर्मा बिहार में भी प्रचलित है। ठीक है, कर्मा शब्द मिलने, देखिए कर्म, कर्म जिसे हम परिश्रम कहते हैं, और साथ ही साथ में कर्म यानी कि भाग्य को भी, कर्म ये हो जाता है परिश्रम, कर्म यानी कि भाग्य, इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये आपका रामलीला एक लोक नाट्य कला है, ये भी जानते रहिए, पूछा गया एग्जाम में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या प्रचलित है आपको बताते चलते, एक मार्शल आर्ट है थोड़ा मार्शल आर्ट है, ये प्रचलित है हिमाचल प्रदेश में, जानते रहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, उसके बच्चे कैसे होंगे? एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? अगर पुत्री होगी तो वाहक होगी, और जो पुत्र होगा वो वर्णांध होगा। एक वर्णांध जो औरत है, इसका विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? पुत्री जो होगी वाहक होगी, मतलब उस जीन को ढोने वाली होगी, लेकिन जो पुत्र पैदा होगा वो वर्णांध ही पैदा होगा। वर्णांधता की जीन का जो वाहक होता है एक्स क्रोमोसोम होता है। इन्हीं कारणों से जो पुरुष होता है वर्णांध हो जाता है और महिलाएं वाहक होती हैं। वर्णांधता जो है ये आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है, ये जानते रहिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णांध ये मतलब कौन सा आनुवांशिक रोग है, तो उसमें वर्णांधता दिया रहेगा तो आप विकल्प में सही लगाएंगे। घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, सभी यही सब होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधनों से संबंधित है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, भाग 20, ये संविधान संशोधनों से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में भी मिलेगा आपको, 368। अच्छा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्न जंतुओं में से किन में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? निम्न जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मगर है, बंदर है, मछली है, मेंढक है। विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, मेंढक है। देखिए आपको बताते चलते हैं, मछली में 2 हृदय में जो कोष्ठ होते हैं 2 होते हैं। जो उभयचर होते हैं, उभयचर, उनमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। रेप्टाइल में 3 होते हैं, लेकिन अपवाद है घड़ियाल में 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी में 4, स्तनधारी में 4, ठीक है, तिलचट्टा में 13 होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते भाई। ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? ब्रिटिश काल में। विकल्प आपका सी से होता है, लॉर्ड मेयो। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और बताते रहिए यहाँ पर साथ साथ में, जितने भी क्वेश्चन करें आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिए। भारत में नियमित जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? भारत में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। 1881 वाली जो जनगणना स्टार्ट हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। और आपको बताते चलते हैं, लॉर्ड मेयो जो ये थे सी नंबर पे, लॉर्ड मेयो, इन्होंने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की थी और 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना भी की। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन, इनके समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है क्या? एकदम से ईवीएस का ना पर्यावरण का बेस्ट
ये पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे एकदम से सुपर डुपर हिट, जिसमें कि जैसे आपको कहा जाता है ईवीएस में एक तो होता है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विषय प्लस विज्ञान प्लस साथ साथ में ये आपका संविधान, ईवीएस का ये सिविक्स का पोर्शन, फिर उसके बाद से आपका आता है ईवीएस। तो ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये सारे मिला करके एक बेस्ट पूरा क्वेश्चन, आइडियल जिसे कह सकते हैं ना, ये पूरा आइडियल वीडियो है जिसमें कि सच में ईवीएस है। ये नहीं कि एक पोर्शन लेकर के एक को छोड़ दिया गया, सब कुछ इसमें मिक्स है और इक्वली इम्पोर्टेंट, मतलब इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई हर सब्जेक्ट को इसमें, तब जाकर के ईवीएस कम्प्लीटली तैयार होता है। ये जानते रह गए नहीं, ईवीएस का मतलब हो जाता है कि आप ये समझ लीजिए कि खाली मतलब पर्यावरण को पढ़ लिया, 1-2-4 पन्ने की किताब जो पतली सी है, इकोसिस्टम पढ़ लिया और फिर पारिस्थितिकी तंत्र और ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, तो बस इतना ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, हीरे में स्थिर कार्बन अणुओं के बीच होता है, क्या होता है, कौन सा बॉन्ड, ये देखिए साइंस के भी क्वेश्चन है। विकल्प आपका सी से हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच में कोवैलेंट बंधन होता है। और हीरे से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट बताते चलते हैं। हीरे की संरचना चतुष्फल की होती है और हीरा कार्बन का अपर रूप है, आप जानते हैं, हीरा और साथ साथ में ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, या फिर विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, आप लोग के रिप्लाई हम चेक करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग रिप्लाई नहीं करते, एकदम से ना एक्टिव फॉर्म में आते हैं ना एनर्जेटिक है, बिल्कुल भी एकदम से ऐसे रिप्लाई करते हैं जैसे लगता है कि ठीक है दे दिया काम चल गया। कोई आगे पहले रिप्लाई करते हैं उसी का वेट करते रहते हैं, उसके बाद आप लोग रिप्लाई करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, विकल्प यहाँ पर आपका बी सी हो जाता है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने नेपाल में जाकर के आजाद दस्ता का निर्माण किया था? आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने ही। जयप्रकाश नारायण ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? क्यों समाजवाद। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन ही था। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? सफेद पट्टी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी, विकल्प आपका सी से होता, महात्मा गांधी के द्वारा जोड़ी गई। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आधुनिक भारतीय ध्वज की डिज़ाइन है, आधुनिक भारतीय ध्वज को जो डिज़ाइन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला यही बन जाता है, किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा, राइट। और आपको बताते चलते हैं ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? 3:2 का अनुपात होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय ध्वज को संविधान सभा की बैठक में कब अपनाया गया? भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई? 26 जनवरी 2002 से लागू है भारतीय ध्वज संहिता। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, भारतीय जो तिरंगा है, सबसे पहले तिरंगा फहराने का गौरव किसको प्राप्त है? मतलब विदेश में जाकर के। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। भीखाजी कामा ने कहाँ पर? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये तिरंगा फहराया था। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया था? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, गांधी जी ने नमक कानून। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
विकल्प यहाँ पर आपका सी हो जाता है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। गांधी जी नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। और आपको बताते चलते हैं, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये दांडी यात्रा शुरू की थी। कितने अनुयायी उनके साथ थे, आप बता सकते हैं कितने अनुयायी उनके साथ थे? 78। कितने थे? 78 अनुयायी उनके साथ थे। ठीक है। और ये कब पहुंचे थे दांडी? ये कब पहुंचे थे? ये दांडी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। और आगे देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत नहीं था। खानवा? विकल्प आपका डी से होता है, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध की कहानी लिखी गई। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध जो था ये किसके बीच में हुआ था? बहमनी राज्य। किसके बीच में? बहमनी राज्य और ये विजयनगर। बहमनी राज्यों की जो संयुक्त सेनाएं थी उसने विजयनगर को पराजित किया था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, चलिए, और तालीकोटा का जो युद्ध था इस समय विजयनगर का शासक कौन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है कौन से एग्जाम में। तो ये विजयनगर का शासक उस समय था सदाशिव राय। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह। काकोरी षड्यंत्र विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, खुदीराम बोस। विकल्प बी हमारा सही होता है खुदीराम बोस। क्लियर है? काकोरी षड्यंत्र में खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी। और ये काकोरी षड्यंत्र हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके तहत रामप्रसाद बिस्मिल और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। और सचिंद्र नाथ सान्याल थे, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और मनमथ नाथ को 14 वर्ष के कठोर कारावास दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इतने लोग थे इसमें, रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने विकसित की? रक्त का जो वर्गीकरण था वो किसके द्वारा दिया? मेंडल, डार्विन, या फिर लैंडस्टीनर, या फिर कास्टनर। आप सभी जानते हैं विकल्प सी से होता है कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त है ए है, इसका जो समूह है ए है, ए बी है, बी है, ओ है, जिसमें कि ओ जो है सर्वदाता है, ए बी जो है सर्वग्राही है। रक्त ए बी में इसमें एंटीबॉडी नहीं होती हो, इसमें एंटीजन होता है। और ओ में एंटीबॉडी होती है, एंटीजन नहीं होता है। और लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिकों ने RH फैक्टर की भी खोज की। ध्यान रखिएगा, RH फैक्टर पूछा जाता है तो कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि लैंडस्टीनर और विनर का नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर से संबंधित था? विकल्प आपका सी होता है अनुच्छेद 370।
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा मतलब उपबंध प्रदान किया गया था। अगस्त 2019 को संसद के द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करने वाला जो अनुच्छेद है 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? विकल्प यहाँ पर हमारा ये सही होता है, भारत और पाकिस्तान है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। आपको बताते चलते 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एस्ट्रियल रेड क्लिफ को जिम्मेदारी सौंपी थी। तो भारत और चीन के बीच 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं मैनीगॉट रेखा। मैनीगॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान की सीमा के बीच में है, बीच की सीमा रेखा है। 22वीं समानांतर रेखा जो है मिस्र और सूडान के बीच की सीमा रेखा है। 25वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच में? माली और मॉरिटानिया के बीच में है। ठीक है, और अच्छा एक और आपको बताना है, ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन ये सीमा रेखा किसके बीच में है? इजराइल और किस देश के बीच है? इजराइल और लेबनान के बीच है। मैनरहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? तो विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प सी, आंध्र प्रदेश है। विकल्प आपका सी से होता है, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। विकल्प के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय तटरेखा की लंबाई की कुल हम बात करते हैं तो कितनी होगी? भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर के करीब है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आंध्र प्रदेश की तटरेखा 974 किलोमीटर के करीब है और गुजरात राज्य की 1214.7 किलोमीटर के करीब है। तो हालांकि विकल्प में गुजरात है नहीं, तो हम विकल्प सी की तरफ ही बढ़ेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? राजस्थानी, सिंधी, मणिपुरी या फिर बोडो? विकल्प ए, राजस्थानी भाषा भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है। और 8वीं जो अनुसूची है इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। और आपको बताते चलते हैं 8वीं अनुसूची में ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और यहीं पर और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। याद रहेगा ना? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, पाक जलडमरू मध्य। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, पाक जलडमरू मध्य पृथक करता है। जल संधि दो विशाल जलखंडों को जल की एक संकरी पट्टी द्वारा जोड़ती है। ठीक है,
जल संधि जो होती है जो दो विशाल जलखंडों को जल की एक सक्रिय पट्टी के द्वारा जोड़ती है, जबकि दो देशों को अलग करती है। अच्छा, 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल ये भारत को मालदीव से, भारत को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ये अंडमान सागर कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बहुत ही आसान सा जग जाहिर वाला क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं हमेशा ही है ना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है 1973 में। भारत में प्रथम बार बाघ की जो गणना की गई थी, कब की गई थी? 1972 में की गई थी। विश्व में सर्वाधिक बाघ है वो किस देश में है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे, हम विकल्प देते हैं। भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कौन सा सही होगा? और आपको ये बताना है हाथी प्रोजेक्ट, ये तो हम बता देंगे आपको। हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? सितंबर 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, कारोंडी या फिर इंदिरा पॉइंट? विकल्प डी इंदिरा पॉइंट है। भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट स्थित है बृहत निकोबार द्वीप में, यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, या फिर बृहत कह दे तब भी सही है। और इसका पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट है। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पश्चिमी उत्तरी बिंदु कौन सा है? गाहिर माथा। सरक्रीक गुजरात। और पूर्वी बिंदु किविथु है। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, यहां पर आप जानिए, भारत के ही अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तभी इसका नाम देखिए अरुणाचल प्रदेश भी पड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, रियल लिंगानुपात कितना था? विकल्प बी सही होता है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था 943 था। और 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था किस राज्य का था? केरल का था। कितना था? 1084 था। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना था? 919 था। अच्छा, अब ये बताइए आप, शिशु लिंगानुपात की हमने बात तो कर दी, लेकिन शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है? 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। लिंगानुपात जो होता है 1000 पुरुष पर महिला की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1000 पुरुष पर महिला कितनी है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? यूट्रोफिकेशन किसके आधिक्य से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। विकल्प सी से होता है, नाइट्रोजन है। देखिए, यूट्रोफिकेशन कहते किसे? यदि प्राकृतिक जल स्रोत में, कोई जल स्रोत है, इसमें पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो जलीय जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती, इसे हम कहते हैं सुपोषण। ठीक है।
चलिए, मरकरी जो है एकमात्र ये द्रव धातु है, ऐसी धातु जो कि द्रव अवस्था में रहती मरकरी है, Hg। कॉपर ये सभ्यता के प्रारंभ में खोजी गई धातु है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? सांभर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत की सबसे नमकीन झील जो है कौन सी है? भारत की सबसे नमकीन झील है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है। अच्छा, लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील कहाँ पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। राजस्थान में कोई झील है? राजसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में। अच्छा, एक और बताइए, नौकुचिया ताल झील कहाँ पर है? यूके में है। केरल में है अष्टमुदी झील। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए तब याद आता जा रहा है। अष्टमुदी झील कहाँ पर है? अष्टमुदी झील ये है केरल में। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विकल्प बी हमारा सही होता महात्मा गांधी ने। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, विकल्प आपका बी सही होता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अच्छा, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1930 में आयोजित हुआ था, और जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये 1931 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है। अच्छा, फिर गांधी जी ने बीच में ही सम्मेलन छोड़ दिया था। किस वजह से? सांप्रदायिकता के विषय पर मतभेद होने के कारण गांधी जी बीच में ही सम्मेलन छोड़ करके भारत आ गए थे। और फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए 16 अगस्त, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है। 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की घोषणा की। गांधी जी ने इसके विरुद्ध में यरवदा जेल में आमरण अनशन रखा। तो 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसके द्वारा दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया। दलितों को गांधी जी ने अधिक स्थान आरक्षित किया। आपको हमने बताया है कि कहाँ कहाँ पे आरक्षण दिया। अलग निर्वाचक मंडल वो हटा करके, अलग से निर्वाचन मंडल हटा करके मतलब ज़्यादा इनको सीटें दे दी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु या फिर महात्मा गांधी? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है अली बंधु ने किया था, विकल्प आपका सी। मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली को मतलब अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इनमें यही दोनों भाई थे। ठीक है, चलिए। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ने मिलकर के ये मतलब एक लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। विकल्प आपका डी से होता है अमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कि कार्बोहाइड्रेट तोड़ने में मदद करता है तो ये है एमाइलेज। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं। जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मतलब प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। मेनली जो प्रोटीएज एंजाइम है प्रोटोलाइसिस का कारण बनता है। प्रोटोलाइसिस जिसका मतलब होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना। तो ये हमने डायरेक्टली बता दिया, प्रोटीएज का काम यही होता है। अमीनो एसिड जो होती है प्रोटीन निर्माण की छोटी इकाई है। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में ही टूटता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि वसा में मतलब ये वसाओं के हाइड्रोलिसिस में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। पेप्टिडेज ये पेप्टोन, प्रोटीएज और पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये कुछ क्वेश्चंस तो आपकी बार के इसमें आए थे, पीसीएस के एग्जाम में आए थे। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, यही क्वेश्चन था। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, सबसे पहले 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया। कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका की राजधानी थी केप टाउन। अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में एक हॉस्पिटल है ग्रूट करके, वहाँ पर किया गया। और भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। वेणुगोपाल के द्वारा AIIMS में किया गया था। और ये कहाँ? दिल्ली में है, सभी जानते हैं। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला हमारा क्वेश्चन, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या फिर अनावृतबीजी? विकल्प हमारा सी होता है थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। और केवल जो जल में उत्पन्न होने वाले पौधे होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं थैलोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके 100%। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। थोड़े से ये डेवलप्ड होते हैं, जड़, तना और पत्ती में इनका शरीर विभाजित होता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। जैसे एम्फीबियन हमारे होते हैं, एम्फीबियंस में मेंढक आते हैं, मेंढक जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। वैसे जो पादप जगत का उभयचर है उसको ब्रायोफाइटा नाम दिया गया। पादप जगत के उभयचर को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रहते हैं, लेकिन जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया करनी होती है तो ये जल पर मतलब निर्भर करते हैं, तो जल में इन्हें जाना ही पड़ता है। ठीक है, बात करेंगे अनावृत बीजी की, एंजियोस्पर्म की। ये समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। ठीक है, अनावृत जिस पे कोई आवरण नहीं होता है, बीज नग्न अवस्था में होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, हैजा का जीवाणु किसके द्वारा खोजा गया? हैजा का जो जीवाणु है किसके द्वारा खोजा गया? जोसेफ लिस्टर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या फिर रोनाल्ड रॉस? विकल्प यहाँ पर हमारा सी हो जाता है रॉबर्ट कोच। हैजा का जीवाणु रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था। हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है? हैजा जो होता है मतलब कॉलेरा। इसके ये जीवाणु की वजह से होता है, ये तो कंफर्म है। कौन सा जीवाणु? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है।
हैजा दूषित पानी पीने से होता है। हैजा दूषित पानी से होने वाला रोग है। अच्छा, आपको बताते चलते हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर के सम्मान में जो दूध है ना, दूध को गर्म करके कीटाणु रहित करने की जो प्रक्रिया है पॉस्चराइजेशन कहलाती है। तो इन्हीं के सम्मान में पॉस्चर है ना, तो पॉस्चराइजेशन कह दिया गया। चलिए, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? जोसेफ लेस्टर ने की थी। रोनाल्ड रॉस, ये मलेरिया के परजीवी जो प्लाज्मोडियम है इसके जीवन चक्र की इन्होंने खोज की थी। और अब आपको एक चीज़ बताना है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच से रिलेटेड कोई भी एक उपलब्धि, कोई भी एक आविष्कार आप बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राउल्फिया पौधे के किस भाग का उच्च रक्तचाप में उपचार किया जाता है? मतलब राउल्फिया पौधा है, उसका कौन सा भाग हाई ब्लड प्रेशर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? फूल है, जड़ है, पत्ती, फल है? विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, जड़ है। राउल्फिया पौधे की जड़ का उच्च रक्तचाप उपचार से संबंध है। राउल्फिया, इसको हम देखिए लिखा तो है। अब आम बोलचाल की भाषा में सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। इसके जड़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, ज्वर है, अतिसार है, अनिद्रा है, हैजा, इन सभी के उपचार में होता है। और सर्पगंधा की जो पत्तियां होती हैं इसके रस का प्रयोग नेत्र ज्योति बढ़ाने, त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती सोरेसिस वगैरह और खुजली के उपचार में किया जाता है। और सर्पगंधा के जो फल होते हैं उसका जो पाउडर होता है पिपली और अदरक के साथ इसका उपयोग करने से, और भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस पर ये उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, तपेदिक रोग का कारण क्या है? आगे मिलेगा चारों विकल्प इसमें। तपेदिक रोग का कारण जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, कौन सा सही होगा? तपेदिक रोग, ये विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। अच्छा, तपेदिक रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? मोन्टेक्स, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट से बताते चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवाणु, विषाणु, इन सब से होने वाला रोग है। जो जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग, टाइफाइड बुखार है, हैजा, कॉलरा जिसे कहते हैं, टिटनेस है, क्षय रोग, टीबी, एंथ्रेक्स है, डिप्थीरिया, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अच्छा, हम वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे जो मैंने जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक बनाई है, नीचे आप इस वीडियो में ज़रूर दे देंगे आपको। फिर वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले जो रोग हैं, खांसी जुकाम है सबसे पहले, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फ्लुएंजा है, डेंगू बुखार है, एड्स है, खसरा, मीजल्स, पोलियो, चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। फंजाई से, कवक से होने वाले रोग में त्वचा संबंधी रोग जो मतलब खुजली वगैरह होता है, त्वचा संबंधी दाद जो होता है, एथलीट फूट होता है, रिंग वॉर्म, ये सभी फंजाई से होते हैं। अच्छा, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में आता है आपका मलेरिया है, कालाजार है, ये सभी है। कृमि से होने वाले रोग में ये आंतरकृमि संक्रमण होता है, फील पाँव होता है, ये सभी होते कृमि से होने वाले रोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा? मतलब मनुष्य की आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, रेटिना पर जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ ये तो आँख हुई, ये रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना हमेशा उल्टा रहता है। मस्तिष्क इससे सीधा करता है, तो उल्टा, ये सीधा सीधा तो गलत हो गया, उल्टा। अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ये मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है। तो उत्तल कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक नहीं बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, ध्यान से सोचिए फिर समझिए और फटाक से रिप्लाई की तरफ बढ़िए। तो विकल्प आपका डी सी होता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
आभासी प्रतिबिंब को यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? वस्तु का वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, परंतु मस्तिष्क इसे सीधा देखता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, इससे भी इंपॉर्टेंट है। रेटिना में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना में, यहाँ लिखा है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है रॉड या छड़ कोशिकाएं। ये प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करती है। ये किसके लिए मानी जाती है? प्रकाश की तीव्रता के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। रॉड और कोन्स। दूसरी होती है कोन्स, जिसे कहते हैं हिंदी में शलाका। और ये प्रकाश के रंग दृष्टि, कोन्स, हम यहाँ पर आपको ट्रिक बताते हैं। कोन्स का मतलब ये हो जाता है, कोन्स सी आप लिख लीजिए, सी से क्या हो जाता है? कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में? रंग, जो ये होता है प्रकाश के रंग के बारे में बताती है, उसका नियंत्रण करती है। रंग के अलावा जो बच जाता है ये हो जाता है इंटेंसिटी, तीव्रता, कितना तीव्र प्रकाश है। तो ठीक है, रॉड और कोन्स का अलग अलग काम है और ये इनका काम ही पूछा जाता है, इनका क्या कार्य है यही पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका की भित्ति जो सेल वॉल है का प्रमुख बहुलक है। पेप्टाइडोग्लाइकिन, सेलुलोज, काइटिन या फिर जाइलोन। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। यानी कि जो जीवाणु है ऐसे, इसकी जो कोशिका भित्ति बाहर की जो ये झिल्ली बनी हुई है किसकी बनी है? तो जीवाणु कोशिका की भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकिन का एक बहुलक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही है। जीवाणु कोशिका की बात होगी। कवक की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? कवक। अभी मैंने आपको बताया फंजाई, कवक की कोशिका भित्ति जो ब्रेड वगैरह पर वाइट सा हो जाता है वो कवक ही है। तो उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन जो है, ये कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है? ये पॉलीसैकेराइड्स है। सेल्यूलोज का एकल जो होता है यानी कि मोनोमर, इसकी एक छोटी सी इकाई क्या है जानते हैं? ग्लूकोज है। अच्छा, एक और चीज है, ये पेप्टाइडोग्लाइकिन, ये जो है इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छा, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं जानते हैं? जीवाणु और जो वनस्पति कोशिकाएं होती है ना, इनमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक निर्जीव, पारगम्य और मोटी दीवार पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? ये कोशिका को आकृति प्रदान करती है और जो अंदर का ये जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, उसकी रक्षा करती है। ठीक है, और यही कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब एक धातु पानी के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कोई धातु है, पानी के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। चले, सोडियम है, हाइड्रोजन से क्रिया करी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती, प्लस H2 बाहर निकलता है। समीकरण बैलेंस हमने नहीं किया, बैलेंस करने का हमारा पर्पज नहीं, बैलेंस भी कर देते हैं। 2H2 तो NaOH प्लस H2, अब बैलेंस्ड भी है। ठीक है, चलिए, लोहे पर अगर हम भाप प्रवाहित करते हैं पानी, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, अगला क्वेश्चन हमारा है यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसके बराबर, या फिर क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अच्छा देखिए, कार्य के द्वारा
कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, जिसमें मतलब इसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उससे कहते हैं मतलब गतिज ऊर्जा। स्थितिज जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, मतलब बैठी तो बैठने की वजह से जो ऊर्जा आ रही है, किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी से जोरदार तरीके से। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? रूस है, इंग्लैंड है, जापान है, यूएसए। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? विकल्प आपका डी सी होता है, यूएसए है। विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए में स्थित है। और कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 27 दिसंबर 1945 का सही जवाब है। अच्छा, आईएमएफ का भी है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, आईएमएफ की स्थापना कब हुई है? आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को। अच्छा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। ये GATT का नाम बदल करके WTO रखा गया और ये कब रखा गया था? 1 जनवरी 1995 को रखा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है। अच्छा, FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए विकल्प आपको दे देते हैं। रोम है, दोहा है, B दोहा, C है वॉशिंगटन, D है बीजिंग। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प मैंने सही दिया है, कोई चीटिंग नहीं करी है। ठीक है, विकल्प सही दिया है, यहाँ से आपको ऑप्शन चूज करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर। आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं कौन? आगरा शहर की स्थापना किसने कराई? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शाहजहां या फिर मुमताज महल? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी भी बनाया। सिकंदर शाह लोदी लोदी वंश के महानतम शासक माने जाते हैं। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो थे ये लोदी वंश और सल्तनत काल के अंतिम शासक माने जाते हैं। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद शहर बसाया और उसे राजधानी बनाया। चलिए मुमताज़ महल के बारे में एक चीज़ तो आपको पता है, ताजमहल। अच्छा, इनका वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताते हैं। इनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। राइट, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? अभी मैंने शायद आपको इससे पहले के क्वेश्चन में बताया, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, विकल्प आपका सी से हो जाता है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। और लेकिन चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन मतलब चीन के बीच तो है, भारत में ये किस स्टेट को माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, असम, किसको माना जाता है? मतलब भारत और चीन के बीच तो है। भारत मतलब भारत का कौन सा स्टेट है जो इस सीमा का निर्धारण करता है, मतलब इस सीमा के द्वारा कौन अलग होता है? अच्छा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित है। सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमांकन आयोग द्वारा 1947 में रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी, आप सभी को अभी मैंने बताया। ठीक है, चलिए LOC का निर्धारण जो था 1972 में किया गया, 1972 में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दिल्ली? देखिए 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है, विकल्प आपका डी से होता है, दिल्ली है। इसके पश्चात आता है आपका पुदुचेरी और चंडीगढ़ के स्थान है। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। इसके पश्चात आता है दमन दीव और दादरा और नागर हवेली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चुनाव का बाहर चल रहा है। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया? चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी 25 जनवरी। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया। ठीक है, आपको बताते चलते 2021 में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यानी कि 2021 में जो 25 जनवरी बीती है उस समय 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अब 2022 में कौन सा मनाया जाएगा? 2022 में कौन सा है ये? 2022 वाला कौन सा है? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइए। इसी दिन निर्वाचन आयोग का 72वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। ये 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत के सभी मतदान करने योग्य जो मतदाता होते हैं इनकी पहचान करना, लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना और उन्हें पहचान पत्र सौंपना जिसकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होती है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स, लिख देते हैं यहाँ पर, मेकिंग आवर वोटर्स empowered, vigilant, safe and informed। राइट, ये 2021 की थीम थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है? निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है? एक्स किरणें, वाई, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा किरणें? विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। देखिए अल्फा और बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं यहाँ पर, लेकिन बीटा किरण का विकल्प दिया ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैकेरल ने। हेनरी बैकेरल ने 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है, आपको बताते चलते हैं जो अल्फा किरणें हैं और बीटा किरणें और साथ ही साथ में गामा किरणें हैं। तो बीटा किरणें ये अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं और ये इलेक्ट्रॉन मानी जाती हैं। और फिर उसके बाद से जो वाई किरणें होती हैं ये मतलब इनका कोई द्रव्यमान क्षेत्र नहीं होता, न्यूट्रली ये निकल जाती हैं वाई किरणें। अब आपको बताना है अल्फा किरणें कैसी होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, दीमकों की आंत में सेलुलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है? दीमकों की आंत में सेलुलोज के पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है? ईस्ट है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अलग एकदम से यूनिक क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। दीमकों की आंत में विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी, जीवाणु। विकल्प आपका बी सही होता है, दीमकों की आंत में सेलुलोज पाचन हेतु जीवाणु उपस्थित रहता है। दीमक मुख्य रूप से जो इधर उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लकड़ी और पादप पदार्थ होते हैं ना, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। दीमक का मुख्य आहार कौन सा होता है? क्या होता है? वो लकड़ी ही होता है, ये लकड़ी खाता है। दीमक के जबड़े लकड़ी को काटने में सक्षम होते हैं और ये ना जैसे कि मतलब
ये सेलुलोज और लिग्निन जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि लकड़ी में पाए जाते हैं, इसका पाचन बहुत आसानी से कर लिया जाता है। दीमक किस संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानते हैं, ये आर्थ्रोपोडा कई बार आपको बता चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं, ये कीट पतंग जो पाए जाते हैं जिसपे ना सबसे ज्यादा, तो वही वाला संघ है ये इसका, दीमक का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बादीपुर तमिलनाडु, मानस असम, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल ओडिशा। जल्दी से बताइए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। चलिए भाई जल्दी से, आप लोगों की रिप्लाई सारी हम चेक कर रहे हैं, कंटिन्यू चेक कर रहे हैं, वो पता चल जा रहा है कि कितना पढ़ाकू है, कितना पढ़ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए, बांदीपुर तमिलनाडु में ना होकर के कर्नाटक में है, बाकी मानस असम में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल ओडिशा में। एक भी क्वेश्चन आपका जो वन्यजीव विहार है, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, नदियाँ, ये जितनी पर्वत पठार संविधान, इन सबसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होना चाहिए। इतना मैंने क्वेश्चन करवा दिया सीरियसली, मतलब इतना ज़्यादा करवा दिया टॉपिक वाइज डिटेल में सारे मैराथन, आपका कुछ भी गलत ही नहीं होना चाहिए। विकल्प यहाँ पर आपका एक ये सही हो जाता है कि ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग लिखी है? विवेकानंद, रानाडे, रामकृष्ण परमहंस, बाल गंगाधर तिलक। विकल्प ए, जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी क्लास खत्म होगी। आप लोगों की रिप्लाई ऐसे घिर घिर करके आएगी तो फिर तो कैसे काम चलेगा। और इतनी बातें कम किया करिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हुआ करिए, ठीक है? तो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं। आगे देखिए, विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है? अच्छा, स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा? स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है? अच्छा, विवेकानंद से रिलेटेड एक बहुत ही मतलब सभी को पता है, एक उद्धरण आता है, उद्धरण क्या, रियल स्टोरी है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें विवेकानंद ने भारत के वेदांत दर्शन, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, और ऐसा प्रतिनिधित्व किया कि युग युगांतर तक याद किया जाता रहेगा ना। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद को व्यावहारिक वेदांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है, और विवेकानंद की ऐसी पर्सनालिटी थी, ऐसी पर्सनालिटी है कि मतलब अट्रैक्ट करती। एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको कि मतलब अगर इनकी एक कोई भी एक फोटो ही अगर आपके रूम में रहती है ना, तो गजब की एनर्जी, गजब की पॉजिटिविटी आती है। देखने के बाद एक अंदर से गजब का ओज सा प्रतीत होता है कि मतलब हाँ, कुछ शक्ति सी फील होती है। वो ऐसी पर्सनालिटी है ना कि मतलब सीरियसली लगता है कि क्या ही व्यक्तित्व था, क्या ही मतलब एक इंसान होता नहीं कि एक इंसान के रूप में देवता, मतलब ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो अब कभी भी ट्राई करके देखिए, स्टडी रूम में, अपने स्टडी रूम में या फिर जहाँ पर भी आपका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी सी, अगर आपके पास अगर ऐसा हो पाए तो थोड़ी बड़ी सी फोटो आप लगा करके देखिए, बड़ी सी, बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। 100% पॉजिटिविटी आएगी। वो जो ऊपर एकदम से ऐसे पकड़ी बंधी हुई सी खड़े वाली जो उनकी मुद्रा है, जो खड़े होकर के हैं, तो बहुत अच्छी सी लगती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एम.के. गांधी समर्थक थे। एम.के. गांधी समर्थक थे किसके? विकल्प आपका डी से होता है, दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी ने स्वयं को ही दार्शनिक अराजकतावादी, मतलब अगर उन्हें कहा गया तो उन्होंने कभी ऐतराज नहीं जताया, कभी उन्होंने गुरेज नहीं किया।
गांधी जी के जो विचार थे इसमें आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर काफ़ी ये जोर देते नज़र आते थे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, और इन सभी में एक होता था कि आदर्शवाद ना, तो आदर्शवाद को भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दिया। और ये दार्शनिक अराजकतावाद, विकल्प आपका डी ये करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प ए हमारा सही होता है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है जो इन्होंने कर लगाए थे। एक चराई कर था, एक चराई कर भी इन्हीं से रिलेटेड था, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और एक था घराई कर, घरों पर लगाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मैंने कुछ पढ़ा था, जो मुबारक शाह खिलजी थे, एक मुबारक शाह खिलजी भी हुए। मुबारक शाह खिलजी ये कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन करके आते थे। तो बस ऐसे मैंने बता दिया, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, एक तो होता है इधर 7 से स्केल है, तो ये 7 है, 7 से इधर कम होता है, 7 से इधर आगे बढ़ता है, 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक। 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है, तो 7 से 14 की ओर बढ़ता है, तो ये क्या दर्शाता है? OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो दर्शाता है कि OH नेगेटिव आयन होता है, ये सांद्रता इसकी बढ़ रही है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, अभी मैंने आपको बताया। पीएच का मान जब 7 से अधिक होता है तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। पीएच का मान जब 14 हो जाता है तो हद क्षारीय होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ड क्षारीय होता है। और जब पीएच का मान 0 होता है तो विलयन मतलब हार्ड वाला अम्लीय होता है, हद अम्लीय हो जाता है जिसे कहते हैं। पीएच का मान अगर 6.9 हो तो क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्लीय होगा। ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। 7 पर आने के बाद ये कैसा हो जाएगा? एकदम से न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होता है कौन सा? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होता है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड होता है, विकल्प आपका सी से होता है। NH4Cl होता है, NH4Cl होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। शुष्क सेल एक प्रकार का ये रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकता है। मतलब जैसे कि जो कम बिजली से चलने वाले जो ये विद्युत युक्तियाँ, जैसे कि रेडियो है, टॉर्च है, कैलकुलेटर है, इन सभी में प्रयुक्त होता है शुष्क सेल। ध्यान रखिएगा। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला जो शुष्क सेल होता है वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होता है, जिसे शुष्क लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। अच्छा, शुष्क सेल 2 प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए। शुष्क सेल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक शुष्क सेल, दूसरा होता है द्वितीयक शुष्क सेल। तो प्राथमिक शुष्क सेल जिन्हें डिस्चार्ज करने का, बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। प्राथमिक शुष्क सेल जिन्हें डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। जिंक कार्बन सेल है, मरकरी सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, ये सभी एग्जाम्पल है प्राथमिक सेल के। द्वितीयक के एग्जाम्पल है जिन्हें डिस्चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, इन्हें चार्ज किया जा सकता है, पहले तो ये जानते रहिए। अच्छा, इसमें आता है निकल कैडमियम सेल है, लिथियम आयन सेल है, ये है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, निम्न में से वेमेल कौन है? वेमेल आपको बताना है कौन सा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद है, इसरो मुख्यालय बेंगलुरु है,
उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद। तो भाई ये देखिए विकल्प आपका ए सही होता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये अहमदाबाद, विकल्प आपका ए सही होता है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1963। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है आपको बताना है, राइट। चलिए, और यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान और कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण और उससे संबंधित जो तकनीकियां हैं उसका विकास किया जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण ये हैदराबाद में, इसे 2008 से इसरो के एक केंद्र का दर्जा दिया गया है। और ये केंद्र सुदूर संवेदन उपग्रह का आंकड़ों के अर्जन हुआ, संसाधन, आंकड़ों का वितरण, हवाई दूर संवेदन और आपदा प्रबंधन के निर्णय में सहायता करता है ये। ठीक है, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप सभी जानते हैं बेंगलुरु में है। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना था? देश का जनसंख्या घनत्व कितना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। 2011 के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना था? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जो जनसंख्या घनत्व, ये विकल्प आपका ये सही हो जाता है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। देखिए 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 325 था। कितना था? 325 था, जो कि अब 2011 में 2011 ही तो था, अब आगे आएगा नई वाली। 2011 में ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अच्छा, सबसे अधिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक ये है भाई बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल का है। कितना है? 1029 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम, अगर हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति आपको मिलेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर पर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अपना यूपी है भाई। बड़ा दुख होता है कहने में, उस जैसे लगता है कि कितना अपरंपार दुख होता है कि हम लोग भी अधिक जनसंख्या वाले राज्य से ही संबंधित हैं। मतलब कोई ऐसी उपलब्धि इस राज्य से रिलेटेड हो कि मतलब कोई और भी चीज़ हो चल रहा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा, हर चीज़ की मारा मारी, जनसंख्या ज़्यादा होगी, सारी चीज़ें गड़बड़। जैसे लग रहा है ना अरुणाचल प्रदेश में होते तो सही था, थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है। और ये जो यूपी की जनसंख्या ना, भारत की कुल आबादी। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए पूछते हैं। चलिए, यूपी की जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं। और आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं SW और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? चलिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प यहाँ पर आपका बी सी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन होता है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा कितनी है? 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में जब वृद्धि होती है तो हरित गृह प्रभाव में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, जिसके कारण जो नीचे का वायुमंडल है, निचला वायुमंडल और धरातली सतह, इसके तापमान में वृद्धि होती है। तो वायुमंडलीय और धरातली सतह के तापमान में वृद्धि के कारण वर्षा और मृदा नमी में कमी, महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि, हिम जो टोपियाँ होती हैं और महाद्वीपीय हिमनद का पिघलना, ये सभी विनाशकारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, ठीक है। आपको बताते चलते, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाला वैश्विक तापन में लगभग 60% के लिए जो जिम्मेदार गैस होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अकेले 60%। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके कहीं भी जाना भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा, ये नहीं कि पता कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लगा के चले आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है।
बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा कि कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर आप लोग की स्पीड से हम क्वेश्चन कराने लग जाए ना, तो फिर उसमें से सारे लोग चिल्लाएंगे ना, फास्ट 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 कराइए, फास्ट कराइए। और जैसे आप लोग ऐसे रेंग रेंग के रिप्लाई कर रहे हैं ना, घिर घिर करके, वैसे तो फिर तो हो गया, कल्याण हो गया। एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे कम से कम 2 घंटे में करवाएंगे। तो बार बार कहते उड़ उड़ के रिप्लाई आनी चाहिए, या तो आपका कमेंट उड़ना चाहिए और या तो आप, दोनों में से कोई नहीं उड़ रहा, तो हमें आपसे नहीं मतलब, कमेंट उड़ना चाहिए। बाकी आप उड़े या फिर जमीन के अंदर बैठ जाएं, ठीक है। तो चलिए रिप्लाई करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा विकल्प आपका डी सी हो जाता है। विटामिन डी नपुंसकता से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है ये? इसकी वजह से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। B1 बेरी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान सा पूछा है, पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अच्छा, आयरन की कमी से भी पूछा जाता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता होती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करता है। जाइलम नलिकाएं जो होती जल और खनिज लवण का अवशोषण करके पूरे पौधे के पूरे शरीर में, पौधे के पूरे भाग में उसका क्या करती है? संवहन करती है, ठीक है। और ये संवहनी ऊतक है, संवहन करने का काम करता है। और जाइलम का कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना भी है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों की जो आयु होती है उसकी गणना कैसे की जाती है? तो जाइलम ऊतक के जो वार्षिक वलय होते हैं, जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय जो ऐसे ऐसे रिंग होता है, इसको गिन करके की जाती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसकी रिप्लाई भी हम आपको बता देंगे। पौधों के आयु के निर्धारण की जो विधि होती है, मतलब ये जो कि वार्षिक वलय को गिन करके, जैसे 1 वलय हो गया, 2 वलय, 3, तो ये अंदाजा लगाया जाएगा पौधा 3 साल का है। तो ये विधि क्या कहलाती? इंडोक्रोनोलॉजी कहलाती। क्या कहलाती है? इंडोक्रोनोलॉजी। भाई हमारी अगर लिखावट समझ में ना आ रही है तो हम तो बोल भी रहे हैं ना साथ साथ में, तो यहाँ पर पेन और कॉपी तो चल नहीं रही है, तो ये हाथ से या फिर ये जो पेन होता है ना उससे लिखा जाता है, तो इस पर बहुत ही अच्छी सी राइटिंग बनती नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में किसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में किसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, भाई सबको हटाया जा सकता है, किसको नहीं हटाया जा सकता? विकल्प आपका सी होता है, निर्वाचन आयुक्त। संविधान में निर्वाचन आयुक्त को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं संवैधानिक पद नहीं है, ये संवैधानिक पद है ही नहीं। मूल संविधान में केवल जो एक सदस्य के निर्वाचन आयुक्त का उल्लेख किया गया था, ठीक है। अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया। और आपको बताते चलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसको संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पास किया गया और प्रस्ताव के आधार पर इसे पद से हटाया जा सकता है, जैसे इसमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अन्य 2 जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैसीय अपशिष्ट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, गैसीय अपशिष्ट। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, कौन सा? विकल्प डी। लकड़ी, कोयला, इन सब से जलने वाला जो धुआं होता है वो गैसीय अपशिष्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते चलते हैं, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन या फिर जो जीवाश्म ईंधन या जिसको कि ज़मीन से खोद करके निकाला जाता है, वो सभी जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आएंगे, सिंपल सी परिभाषा। तो इनमें खनिज तेल या फिर कोयला ये सभी आ जाते हैं, तो इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेशन प्रणाली कह दीजिए, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी शीतक से संबंधित। इनके चलने से क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उत्सर्जन होता है। और जो गंधक युक्त जीवाश्म ईंधन होते हैं इनके चलाने से सल्फर के यौगिक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड,
H2S, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी निकलते हैं। और धान के खेतों से और जुगाली करने वाले मवेशियों से मीथेन गैस निकलती, CH4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपके एग्जाम में। ये सभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ब्रोंकाइटिस, ये रोग का कारण क्या है? आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे, पता है क्या है? ये सभी ना, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ब्रोंकाइटिस, ये सभी एक एक करके पूरे मॉडल पेपर हम यहाँ पे करवा रहे हैं। पूरे मॉडल पेपर, कई मॉडल पेपर इसमें, पूरे कम से कम लगभग 15 मॉडल पेपर हैं। चलिए, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है। ब्रोंकाइटिस ये श्वसन नली से संबंधित, श्वसन नलियाँ इसमें फूल जाती, सूज जाती हैं। तो ये धूम्रपान है, स्मोकिंग, ठीक है। ब्रोंकाइटिस एक तो होता है एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। और मेनली ये श्वसन नली जो होती है फूल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। ये यहाँ पर देखिए, मीसोथेलियोमा, ये यहाँ पर थी होगा, मेसोथेलियोमा, ये मुख्यतः विषाक्तता से होता है। किसकी विषाक्तता से? जब कभी हिंदी ना समझ आए ना, तो इंग्लिश की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए, जो आपकी बाइल लैंग्वेज होता है ना, बाइलिंगुअल, तो वहाँ पे जरूर ध्यान दे लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर आपका सी हो जाता है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक विषाक्तता से मीसोथेलियोमा होता है। ये एक, जानते हैं क्या, एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो शरीर के अनेक आंतरिक अंगों को ढक कर रखने वाली जो सुरक्षात्मक परत होती है ना, मेसोथेलियम, इससे उत्पन्न होता है। जो शरीर के आंतरिक अंग होते हैं उसको ढक कर रखने वाली परत होती है मेसोथेलियम, इसमें जो कैंसर हो जाता है ये होता है। ये जो मेसोथेलियोमा होती है सामान्यतः ना एस्बेस्टास से जब कांटेक्ट होता है तब ये शुरू होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन। सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? मछली भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफ्फर, विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। पफ्फर मछली सबसे जहरीली होती है। ये जापान की है, जापान की पफ्फर मछली एक दुर्लभ मछली है जो कि बहुत जहरीली होती है। इसको कभी खाना भी नहीं चाहिए। तो जापान तो वैसे आप लोग जान ही रहे हैं। हाँ, पहले तो यहीं पर अपने डिस्ट्रिक्ट में घूमने भर की नौबत आ जाए। तो पफ्फर मछली में एक जहर पाया जाता है एक जहर पाया जाता है जिसका नाम क्या है जानते हैं? जब मछली नहीं जानते तो जहर कैसे जान रहे होंगे? तो ये लिखिए, टेट्रोडोटॉक्सिन, टेट्रोडोटॉक्सिन है, ये जहर पाया जाता है। और ये जहर साइनाइड से भी मतलब 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना भी नहीं, 1200 गुना ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है। ये जब पफ्फर मछली होती है ना, जल से जैसे आप बाहर निकालेंगे बॉल का आकार ले लेती है, ठीक। चलिए आपको एक इस एंगलर मछली के बारे में बताते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंगलर मछली सूर्य के प्रकाश से दूर समुद्री सतह के नीचे अंधेरे में रहती है। तो अंधेरे में रहती है, ये एंगलर मछली है। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक चूहा आलू खाता है तब वह क्या है? एक चूहा जब आलू खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, मांसाहारी, अपघटक या फिर उत्पादक? बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन तो आपको गलत ही नहीं करना है क्योंकि इतनी बार हमने इसको आपको समझा करके बताया। क्या बताया? विकल्प आपका ऐसे होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। जब चूहा एक आलू खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता है। किसी पारितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या फिर खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे देखिए, ये घास है, घास को कौन खाता है? टिड्डा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को मोर खाता है, राइट। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र में 2 घटक होते हैं, एक होता है अजैविक होता है, पूछा भी गया क्वेश्चन है, दूसरा होता है जैविक। अजैविक में ताप, प्रकाश, जल, वायु, वर्षा, वातावरणीय गैसें, ये सभी आती हैं। जैविक में होता है जीवाणु, बाघ, चीता, बकरी, ये सारे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं। ऊर्जा का
ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया? आपको बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आयु के बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है? आयु के बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन बढ़ता है या फिर घटता है? आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन घटता है या बढ़ता है? विकल्प आपका बी से होता है घटता है, विकल्प बी से होता है घटता है। आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन घटता है। अच्छा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक, श्लाइडन और श्वान, मेंडल, रॉबर्ट कुक। तो उत्तर सही हो जाता है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। कोशिका जो होती सजीव के शरीर की, कोशिका सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सजीव जो लिविंग होते हैं, मतलब जैसे कि पेड़ पौधे भी हो गए और जीव जंतु, जो भी जिनके शरीर में जान होती है, सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक संरचना प्रदान करती है, क्रियात्मक वही कोशिका में ही सारी जीवन की जितनी भी प्रक्रिया होती है संपन्न होती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी वास करती है? भारत में विश्व की, विकल्प बी हमारा सही होता है 17.5%। कितनी? 17.5% आबादी निवास करती है। अच्छा, विश्व के कुल भूमि का 2.42% भूमि भारत में है। यहीं पर आपको बताना है भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कब शुरू हुआ, या कह सकते हैं कि कब संपन्न हुआ। अच्छा, भारत में यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता देते हैं, आबादी से रिलेटेड है। तो देखिए, भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत की जो कुल जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में, अरे भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। 2011 के अनुसार की अगर हम बात करते हैं, कितना होगा नियर अबाउट, चलिए जोड़िए। अब गिनती लिख करके बता दीजिए, हिंदी में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, हल्दिया है। विकल्प बी हमारा सही होता है हल्दिया। हल्दिया बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। अच्छा, हल्दिया में तेल शोधक कारखाना भी है। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करते हैं तो विशाखापट्टनम भारत की सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है। अच्छा, पारादीप भी पूछा गया। पारादीप जो बंदरगाह है, ये पारादीप कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। और कोलकाता जो कोलकाता है, कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सभी पूर्वी तट के हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? मुंबई हो गया, मार्मागोआ, कोच्चि, कांडला, ये सभी पश्चिमी तट के हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, कर्नाटक है। भारत का जो कर्नाटक राज्य है, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। अच्छा, विश्व की बात करते हैं तो विश्व में ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। कॉफ़ी का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या होगा? कॉफिया अरेबिका है। क्या है? कॉफिया अरेबिका। अच्छा, इसमें एक रसायन पाया जाता है, रसायन का नाम आप बता सकते हैं? कॉफ़ी में एक रसायन पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है, कैफीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? चलिए भाई, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में? झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर नागालैंड है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है, छत्तीसगढ़ है।
सही है, गलत है। विकल्प आपका डी सही होता है, नागालैंड है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में स्थित है। जग जाइए थोड़ा सा। देखिए, झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होती है। इसमें क्या होता है, जो भी कहीं पर भी जाया जाता है तो वहाँ पर जो भी उपजाऊ भूमि मिलती है तो पहले वहाँ के जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। जैसे ही उस जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है फिर आगे बढ़ करके इसको स्थानांतरीय कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको यहाँ पर कुछ क्षेत्र बताते हैं और वहाँ की कृषि के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़। अच्छा, इस जो ये स्थानांतरण कृषि है ना, इसके कई प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार में देखिए, छत्तीसगढ़ में दीपा है और इधर केरल में कुमारी है, हिमाचल प्रदेश में खील है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पुडू, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा, ऐसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई है? विकल्प आपका बी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके ईवीएस के लिए 100% सटीक क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके एग्जाम आता है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है भाई, गला बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही है, एक कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जा रही है। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? विकल्प यहाँ पर 20 ही हो जाता है, 61वां संविधान। तो देखिए, 61वें संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 1989 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में आप ये सभी जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। और अच्छा, ये बताइए, मतदाता सूची की तैयारी किसके द्वारा की जाती है? मतदाता सूची की तैयारी कौन करता है? कौन सा आयोग? अब आप लोग पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट भी है। साथ ही साथ में आपको और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम बताते चलेंगे। विकल्प डी से होता केरल है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार भारत का सर्वाधिक जो साक्षर राज्य केरल है। अब यहाँ पर हम आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्यों की लिस्ट बताने चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखते चलिए, पहला केरल है जिसमें 94% है, तो परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली आपको बताते चलेंगे। फिर उसके बाद मिजोरम है, गोवा है तीसरे नंबर पे, फिर त्रिपुरा है चौथे पर, फिर है हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 हो गए सर्वाधिक साक्षरता वाले। मिजोरम का है 91.3%, गोवा का है 88.71%, फिर त्रिपुरा का है 87.2%, हिमाचल प्रदेश का है 82.8%, ऐसे है। अच्छा, ये तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य हो गए। अब भारत का जो न्यूनतम साक्षरता वाला 5 राज्य है वो आपको बताते हैं। पहला हो गया बिहार, ठीक है, 63.82%। फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 65.4 है, नियर अबाउट। फिर आता है राजस्थान, फिर आता है झारखंड। 5वें नंबर पर कौन सा स्टेट आएगा आपको बताना है। ये आप लोगों के लिए HW, जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं वो सब आपके लिए HW होता है और आप लोग ज़रूर इसे बताया करिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2011 की जो जनगणना थी, इसमें भारत की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपको बताने चल रहा है, 74.04% थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? विकल्प आपका डी से होता है 4। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी 1761 में। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। और जो 4 युद्ध थे कौन कौन से थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय, फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए पहला जो था वो 1767 से 69 तक, और दूसरा था 1780 से 84 तक, तीसरा था 1790 से 92, और चौथा जो था 1799 में हुआ था। और यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसी में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में वहाँ पर शहीद हो जाता है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं टीपू सुल्तान अंग्रेज से युद्ध करते हुए रणभूमि में शहीद होने वाला एकमात्र शासक भी माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, वल्लभ भाई पटेल। विकल्प बी, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कराची में। ठीक है, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुए थे। और आपको बताते चलते हैं 1933 में 1933 में कांग्रेस के अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? कोई सेन गुप्ता थे। कौन थे, आपको पता है? चलिए जल्दी से आप ही बता दीजिए। देखिए इतना मैंने हिंट दे दिया, हिंट देते हैं इसका मतलब है कि आप आगे पीछे कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक है, नेल्ली सेन गुप्ता। अच्छा, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली नेल्ली सेन गुप्ता तीसरी महिला और दूसरी भारतीय महिला थी, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे थे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर विकल्प में थे ना, विकल्प में थी, विकल्प में पहला विकल्प था, तो यही आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुर कांग्रेस और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके बने थे। और साथ ही साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड एक चीज़ और आपको बताते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा पट्टाभी सीतारमैया के पराजय को गांधी जी ने स्वयं अपनी हार स्वीकार किया था, ये उनका कथन था। बहुत जो कथन वगैरह पूछे जाते तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? विकल्प हमारा सी से होता है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखी थी, और गुरु गोबिंद सिंह सिख के अंतिम और 10वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला किस सभा का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष विकल्प ए राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सी होता है, राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। देखिए अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, आप सभी को पता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए राज्यसभा जो है ना, ये स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। क्यों भंग नहीं होती, जल्दी से बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है या नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए आगे देखते हैं। अंडे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? अंडे देने वाले जानवर ओविपेरस। क्लियर है? चलिए, और विविपेरस किसे कहते हैं? जो मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, सीधे जीव को जन्म देते हैं, और इन्हें हम जरायुज भी कहते हैं, और इन्हें हम अंडयुज भी कहते हैं। क्लियर है?
अच्छा, स्तनपायी ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है 1940-46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 से 46 के दौरान, ये देखिए विकल्प आपका डी से होता, मौलाना आज़ाद थे। मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद, इनका पूरा नाम था, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1940 से 46। तो बहुत ऐसे समय में मतलब ये थे जब बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पे ये अध्यक्ष पद को संभाले रहे। मौलाना आज़ाद को 1940 में रामगढ़ सम्मेलन, जो कांग्रेस का रामगढ़ सम्मेलन था, इसमें अध्यक्ष चुना गया था। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, कुछ चीज़ें तो मैंने अभी इससे पहले भी बता दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अच्छा, 1940 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, 1940 में इनको चुन ही लिया गया था रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद को, जो कि 1945 तक ये रहे, क्योंकि इस बीच में कांग्रेस को कोई मतलब कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये अपना पद ये संभाले रहे और एक तरीके से ना व्यवस्था बनी रही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए हमेशा ये बात को ध्यान में रखिएगा, EVS आपका केवल पर्यावरण ही, ये इकोसिस्टम, ये सारी मतलब एक पतली सी बुक नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी सोशल साइंस आ रहा है, सिविक्स आता है जिसमें संविधान वगैरह पूछा जाता है, साथ ही साथ में आपका साइंस आता है, EVS आता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी मिक्स होकर के तब ये पर्यावरण जा कर के बनता है। क्लियर है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। ठीक है, कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? ये 1886 में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और मुस्लिम मतलब ये पहले अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन में? मद्रास में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन हुए थे ना, इनकी अध्यक्षता क्रमशः देखिए हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रथम व्योमेश चंद्र बैनर्जी, फिर उसके बाद से दादा भाई नौरोजी, दूसरा अधिवेशन। फिर तीसरा हो जाता है ये बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये ईसाई धर्म के थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। भाई क्वेश्चन सारे पूछे गए तब हम आपको बता रहे हैं, कहानी थोड़ी ना बता रहे हैं, है कि नहीं। आगे, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मतलब हम सूअर को घर में नहीं पाल सकते, या फिर थोड़ा सा दूर एरिया में पाला जाता है। आप देखते होंगे अगर कोई मतलब गांव में रहने वाला या फिर हमारे पास पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति पाल भी रहा है, तो उनका जो आवास होता है बड़ा दूर रखा जाता है। तो हमारे गांव में ना मैंने देखा है कि वो इंसान गांव में तो रहता था, लेकिन जब जो पालता था तो उसका बड़ा दूर में घर होता था, जैसे खेतों की तरफ एक बाड़ा सा बना दिया गया था, तो वहाँ पर रखा जाता था। अब विकल्प यहाँ पर आपका B से हो जाता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव बस्तियों से दूर रखना चाहिए। जो जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस है, इससे ये जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, जिसके वाहक पालतू सूअर और जंगली कुछ पक्षी भी होते हैं। तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का संक्रमण ना हो, इसके लिए इन्हें दूर रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, और एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और पोलियो एक वायरस जनित रोग है, विषाणु से होता है, जिसके कारण मानव शरीर के जो तंत्रिकाएं होती काम नहीं करती, लकवा मार जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप फील पाँव बता सकते हैं किससे होता है? मैंने बताया, सारी चीज़ें आपको बताई हैं।
देखिए जितनी भी चीज़ें आपसे पूछे ना, आप लोग सच सच में रिप्लाई करते रहा करिए। हमें भी पता चलता है ना कि आप लोग कितना ग्रहण कर पा रहे हैं या फिर कितने लेवल तक पहुँचे हैं, और फिर कितना मुझे पढ़ाना होता है। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत कुछ पढ़ा दिया है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा पढ़ा दिया, पूरे से बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, बिल्कुल सही है भाई, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। विकल्प है ये रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। और जो राष्ट्रगीत है, ध्यान रखिएगा, वो क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए पिंगली वेंकैया, इनको किस लिए जाना जाता है? इनको राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं। राष्ट्रगान आया तो राष्ट्रगान को सबसे पहले कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। एकदम से रिलैक्स होकर के आपको पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें से कि आपको मतलब पूरा टोटल जितना पूर्णांक है वो लेकर के आना है। ठीक है, तो इसकी तैयारी पर हम मिल जुटे हुए हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विकल्प डी हमारा सही होता है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अमर्त्य सेन को ये इसमें मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। महात्मा गांधी को मिला नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा, चलिए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। लघु ज्वार भाटा विकल्प सी सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। देखिए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक समकोण पर होते हैं तब उस समय लघु ज्वार भाटा आता है। और ये स्थिति महीने में 2 बार होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को। देखिए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं ऐसे, उस समय बृहद ज्वार भाटा आता है। और यह स्थिति महीने में 2 बार आती है, अमावस्या और पूर्णिमा को। अमावस्या व पूर्णिमा को। राइट, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सूखा से किसी वृक्ष का बचाव कैसे किया जा सकता है? सूखा से किसी वृक्ष का बचाव कैसे किया जा सकता है? वृक्षों पत्तियों को ढक कर वृक्ष को, विकल्प आपका डी सी होता है। सूखा जो है इस मतलब कोई विकल्प सही नहीं है। सूखा से वृक्ष को बचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को धीमा करने की विधि अपनाना चाहिए। मतलब भाई सूखा ना पड़े इसीलिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होनी चाहिए। और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते, तापमान है, प्रकाश है, आर्द्रता है, वायु की गति है, रंध्रों की संख्या, ये सभी है। तो वाष्पोत्सर्जन मेनली स्टोमेटा के द्वारा होता है, पर्णरंध्रों के द्वारा होता है। तो इसमें से कोई विकल्प ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ये लोहा सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये कौन कौन से? क्लोरीन है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, निकिल है, मॉलिब्डेनम है, ये सभी है। अच्छा, पौधों के लिए जो दीर्घ पोषक तत्व हैं वो कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अच्छा, और एक चीज़ आपको बताते चलते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन, चलिए इसको बताते हैं। जो मैग्नीशियम है ये किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मेनली आपको ये बताना चाह रहे हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विकल्प हमारा बी से होता है, केरल है। कथकली केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का ओडिशी, ठीक है। अच्छा, जो ओडिशी नृत्य होते हैं ना, ये विष्णु के 8वें अवतार, मतलब ये कृष्ण से संबंधित है। और ये तमिलनाडु भरतनाट्यम जगजाहिर, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं अगला हमारा, अच्छा आंध्र प्रदेश, ये बताते क्यों चलते, पूछते ना चले हम। आंध्र प्रदेश, अच्छा आप लोग बताइए, दिल से बताइए, आंध्र प्रदेश का हमने कितनी बार बताया, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे जैसे भी हो, हमने कितनी बार बताया, तो आप लोग जल्दी से बताइए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम आपको बताना है। विकल्प सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार प्रणाली के द्वारा जल में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। अच्छा, सोनार प्रणाली में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य। कौन सी तरंग का? पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये देखिए, राइजोबियम है, क्लोरोबियम है, एजिटोबैक्टर है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में राइजोबियम है, क्लोरोबियम है और एजिटोबैक्टर है। अच्छा, जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है ना, इसको बांध करके, मतलब यह अमोनिया या फिर जीवों के लिए जो और लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित करके पौधों द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इस नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। वायुमंडल के निचले भाग को हम कहते हैं भाई क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल के बाद आती है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर ही भाग को कहते हैं मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर भाग को कहते हैं आयन मंडल। ठीक है, अच्छा, क्षोभ मंडल को संवहन और अधोमंडल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, किस लेयर में? बहुत ही आसान सा, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ेंगे, देखिए जितने हम क्वेश्चन करते जाए ना, ये वही बच्चे अच्छे माने जाते हैं या वही क्लास अच्छी मानी जाती है जिसमें ना बच्चों की भी सहभागिता बराबर से होती रहती है, एकदम से वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एकदम से डिपेंडेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछेंगे जो मैंने नहीं पढ़ाई है, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 1930 में छठ गांव के सरकारी शास्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, सूर्यसेन। मास्टर दा सूर्यसेन थे। चंद्रशेखर आजाद, अल्फ्रेड, इलाहाबाद जो प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है, यहाँ पर अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली इन्होंने स्वयं को मार ली थी। ठीक है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको सैंडर्स हत्या केस में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? घात करो और छिप जाओ, पता भी ना चले। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सी हो जाता RSV विषाणु। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए, एड्स हुआ, जुकाम हुआ, पोलियो, चेचक, ट्रैकोमा, मेनिंजाइटिस, रेबीज, पीलिया, डेंगू,
छोटी माता गर्ल्स वहीं से भी विषाणु जनित रोग होते हैं। और साथ ही साथ में आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते चलते हैं। कालाजार है, निमोनिया, टाइफाइड है, टिटनेस है, हैजा है, डिप्थीरिया है, टीबी है, प्लेग है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। साथ ही साथ में एथलीट जो फुट होता है ये कवक के कारण होता है। माउथ एंड जो फुट और माउथ रोग होता है ना, ये होता है जानवरों में वायरस के कारण ही होता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प आपका कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ईश्वर सबकी मदद करते हैं। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ सफलता ज़रूर मिलेगी। और कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करनी है। और साथ ही साथ में कोई भी एग्ज़ाम जो भी आ रहा है, जितनी भी भर्ती आ रही, सब में फॉर्म भरिए। जब तक एक जॉब हाथ में नहीं लग जाती, नहीं पसंद आएगी, फिर आप अगले के लिए ट्राई करते रहिए, लेकिन डालिए सभी फॉर्म। ये समझदारी है, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, मिलेगी ज़रूर। धैर्य बनाए रखिए। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।